नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मृदा उत्पादकता यानी कि सॉइल प्रोडक्टिविटी। इससे पहले वीडियो में हमने मृदा उर्वरता यानी कि सॉइल फर्टिलिटी के बारे में अध्ययन किया था, जहां पर हमने पढ़ा था कि सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है और सॉइल फर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जहां हमने 2 कारकों की बात की थी, एक पढ़े थे हमने प्राकृतिक कारक और दूसरे पढ़े थे हमने कृत्रिम कारक। तो आज हम बात करेंगे कि मृदा उत्पादकता क्या होती है। ठीक है, तो देखो शब्द से मतलब समझिए। उत्पादकता से मतलब होता है उत्पन्न करने की क्षमता, यानी कि जो हमारी सॉइल है वो उर्वरक तो है, लेकिन उससे हमें फसल कितनी मिल रही है, ये होती है हमारी उत्पादकता। तो हम इसको किस तरह से नापते हैं, हम देखते हैं इसको कि प्रति हेक्टेयर ज़मीन में कितनी उपज पैदा हुई है, यानी कि 1 हेक्टेयर ज़मीन में हमने कितनी उपज प्राप्त की है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि प्रति हेक्टेयर पैदावार की क्षमता क्या कहलाएगी, हमारी सॉइल प्रोडक्टिविटी यानी कि मृदा उत्पादकता। अब देखिए, यदि हमारी सॉइल फर्टिलिटी वाली है यानी कि मृदा हमारी उर्वरक है, तो उत्पादकता ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। कैसे? यानी कि मृदा की जो उर्वरता है वो उत्पादकता को प्रभावित करती है या नहीं, ये देखेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हम इसको मापते किस में हैं। तो हम इसको नापते हैं रुपयों में या प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में। भाई जब पैदावार उत्पन्न हो जाती है तो हम जब बेचते हैं तो हम यही देखते हैं कि हमने कितना पैसा प्राप्त किया है। जितना ज़्यादा पैसा प्राप्त किया है इसका मतलब उतना ही ज़्यादा उत्पादन हुआ है। इसलिए हम इसको किस में नापेंगे, या तो रुपयों में नापेंगे, या हम ये देखेंगे कि प्रति हेक्टेयर कितनी फसल हमारी पैदा हुई है। ठीक है, अब हमने अभी कहा था कि हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारी अगर सॉइल वो फर्टाइल है, यानी कि सॉइल अगर हमारी उर्वरक है तो क्या वो उत्पादक भी होगी या नहीं। तो देखिए, यदि हमारी जो ज़मीन है वो उपजाऊ है, ठीक है, तो उत्पादक हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारी मृदा उर्वरता है उसको कारक प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर मान लो मिट्टी बहुत ज़्यादा उर्वरक है, पोषक तत्व भी खूब सारे हैं उसमें, मृदा की स्थिति भी अच्छी है, कणों का आकार भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मान लो जब बरसात नहीं होनी चाहिए थी तब ज़्यादा बरसात हो गई या पाला पड़ गया, तो क्या उत्पादन होगा? क्या नहीं होगा ना। तो मृदा के उर्वरक होने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि उत्पादन नहीं हो पाता। इसलिए ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि उपजाऊ जो भूमि है वो हमारी उत्पादक भी हो। क्यों? क्योंकि जो वातावरणीय प्रतिकूलताएं होती है वो क्या करती है, उपजाऊ भूमि को प्रभावित करती है। इसलिए उर्वरक भूमि के होते हुए भी भूमि उपजाऊ हो यह ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि मृदा की जो उर्वरकता होती है, मृदा की जो उर्वरकता होती है वो हमने पढ़ा था वातावरणीय घटकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो क्या उत्पादकता भी निर्भर करती है या नहीं। तो देखिए, यहाँ हमने लिखा है कि मृदा की उत्पादकता उसकी उर्वरा शक्ति के साथ साथ सभी वातावरणीय घटकों की अनुकूलता और प्रतिकूलता पर निर्भर करती है। मतलब क्या हो गया कि भूमि उत्पादक यदि है तो भूमि उर्वरक हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारी उर्वरा शक्ति है, जो हमारी उर्वरा शक्ति है वो वातावरणीय घटकों पर निर्भर करती है। यदि वातावरणीय घटक अनुकूल है तो हमारी जो उर्वरा शक्ति है वो क्या होगी, ज़्यादा, और यदि प्रतिकूल है तो हो सकता है उर्वरा शक्ति क्या हो जाए, हमारी कम हो जाए। ठीक, तो ध्यान रखना है कि उर्वरा शक्ति जो हमारी है वो वातावरणीय घटकों पर निर्भर करती है, और जो उत्पादकता है वो भी किस पर निर्भर करेगी, वातावरणीय घटकों पर। तो ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है सभी जो दशाएं हैं वो हमारे अनुकूल हो, यानी कि भूमि उर्वरक भी हो और उत्पादक भी हो, ये हमारा ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, फसल उत्पादन का जो मेन कारक है वो हमारा कौन सा है, मृदा। भाई बिना मिट्टी के फसल का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए सबसे मुख्य कारक है हमारा मृदा। अब पढ़ेंगे हम मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, सबसे पहला कारक है हमारा मृदा उर्वरता। कौन सा है, मृदा उर्वरता, जिसकी बात अभी हम कर चुके हैं
कैसे? देखो, हम जानते हैं कि यदि मृदा में पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा और सही अनुपात में उपस्थित हो तो मृदा उपजाऊ होती है। हम ये जानते हैं कि मृदा में यदि पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित है तो हमारी मृदा क्या होगी? उपजाऊ होगी, और उससे जो फसल प्राप्त होगी वो भी क्या होगी? अधिक होगी, और उससे जो फसल पैदा होगी वो भी क्या होगी? अधिक होगी। तो यदि ऐसा है तो उसकी उत्पादकता क्या होती है? अधिक होती है। लेकिन यदि ऐसा है कि जो पोषक तत्व है वो क्या है? उचित मात्रा में नहीं है। यहाँ तो हम कह रहे हैं, लेकिन मान लो पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं है तो हमारी जो मृदा है वो भी क्या होगी? उर्वरा शक्ति उसकी कम होगी, तो हमारी पैदावार भी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब उर्वरा शक्ति यदि प्रभावित होती है तो उत्पादकता भी प्रभावित होगी। ठीक है। अगला है हमारा मृदा की भौतिक दशा, यानी फिजिकल स्टेट ऑफ सॉइल। तो मृदा की भौतिक दशा कैसे प्रभावित करती है? हमने पढ़ा था मृदा की भौतिक दशाएं कौन कौन सी होती है। हमने कहा था कि मृदा के आकार कणों का, ठीक है, उसकी जल धारण करने की क्षमता, वायु संचार, ये सब क्या है? हमारे मृदा की भौतिक दशाएं। तो अगर ये सब अच्छी हैं, मृदा की संरचना सही है, यानी नई मिट्टी है, पुरानी मिट्टी नहीं है, कणों का आकार सही है, यानी कणों का आकार ऐसा है जो पानी को क्या कर सकता है? धारण कर सकता है, जल धारण क्षमता उसकी अच्छी है, और कणों के मध्य में जो वायु का संचार है वो भी क्या हो? आसानी से यदि हो तो पौधे की वृद्धि क्या होगी? अच्छी होगी, और यदि ऐसा होगा तो पैदावार भी क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है। तो ये दूसरा कारक हो गया हमारा मृदा की भौतिक दशा। ठीक। अगला देखते हैं हम तीसरा कारक। तीसरा कारक है हमारा मृदा की स्थिति। ठीक है। ये देखो, मृदा की स्थिति से मतलब है सॉइल लोकेशन, यानी कि हमारी जो मृदा है वो कौन सी जगह स्थित है। जैसे देखिए, यदि मान लो हमारा जो खेत है वो शहर के पास है, हमारा जो खेत है वो कहाँ है? शहर के पास। तो जो हमारी पैदावार होगी उसको हमको शहर तक बेचने के लिए जाने में टाइम लगेगा क्या? नहीं लगेगा। ठीक है। तो इसका मतलब फसल को खेत से उठाकर शहर में ले जाके बेचना आसान भी होगा और सस्ता भी होगा। ठीक है। यदि ऐसा होता है तो हमको क्या होगा? उसका अधिक मूल्य प्राप्त होगा। और अभी हमने कहा था कि उत्पादकता का मतलब क्या है? रुपए। यदि हमको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, यदि हमको फसल से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो फसल है वो क्या है? उत्पादक है। ठीक। तो इसलिए यदि मृदा हमारी शहर के पास स्थित है तो हमको उससे क्या मिलता है? ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ज़्यादा लाभ मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी मृदा क्या हो गई? उत्पादक हो गई। अगला कारक है हमारा उत्पादन की मांग, यानी उत्पाद की मांग। उत्पाद की मांग कैसी है? देखो, जैसे मान लो हमारा उत्पादन तो वैसे की वैसे ही है जितना हो रहा था। मान लो 100 किलो अनाज पैदा हो रहा था, लेकिन यदि अब बाज़ार में यदि मांग बढ़ जाए अनाज की, बाज़ार में यदि मांग बढ़ जाए अनाज की, जैसे मान लो पहले 100 किलो अनाज था और 100 ही आदमी खा रहे थे, अब मान लो 100 किलो अनाज है और 200 आदमी खाना चाहें, तो एक आदमी की ज़रूरत क्या हो गई? ज़रूरत तो बढ़ गई। तो क्या हो गया? ज़रूरत तो बढ़ गई, लेकिन उत्पादन क्या है? कम है। भाई, जो 100 था वो पहले कितने में बट रहा था? 100 में। अब ये कितने में बटेगा? 200 में बटेगा, यानी कि आदमी के हिस्से में कम आएगा। लेकिन मान लो आदमी को उतनी ज़रूरत है तो वो क्या करेगा? उसको ख़रीदना चाहेगा, और ख़रीदना चाहेगा तो क्या करेगा? वो ज़्यादा दाम पे करेगा। तो यदि ऐसा होता है कि उत्पादन उतना ही है और मांग बढ़ जाती है, इसको क्या समझ सकते हैं हम? मांग। तो यदि मान लो उत्पादन उतना ही है और हमारी मांग क्या होती है? बढ़ जाती है, तो वस्तु का जो मूल्य है वो भी क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यदि उत्पादन उतना ही है और वस्तु की मांग यदि बढ़ गई है, उत्पादन उतना ही है और वस्तु की मांग यदि बढ़ गई है तो हमारा जो लाभ है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, और लाभ बढ़ेगा तो हमारी उत्पादकता भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक। तो देखिए, यदि हमारी मांग बढ़ेगी, यदि हमारी मांग बढ़ेगी तो क्या होगा? इकाई मूल्य बढ़ेगा, और इकाई मूल्य जब बढ़ेगा तो वस्तु की उत्पादकता भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। अगला कारक देखिए, यातायात के साधन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अब देखिए, यदि मान लो यातायात के साधन अच्छे हैं, फसल को शहर में ले जाना सुविधाजनक है और खर्चा कम हो रहा है, ले जाने पे खर्चा कम हो रहा है, तो क्या होगा? ऐसे में हमको लाभ अधिक मिलेगा,
लाभ अधिक मिलेगा तो क्या होगा, हमारी उत्पादकता बढ़ जाएगी, क्योंकि हम उत्पादकता को किस में नाप रहे हैं, रुपयों में। यदि हमारे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं इसका मतलब उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब हमारी भूमि क्या है, उत्पादक है। तो ये हो गया हमारा यातायात के साधन। छठा है हमारा अन्य कारक। छठा है हमारा अन्य कारक। अन्य कारक जैसे देखो, मान लो मौसम की प्रतिकूल दशा है, मतलब मौसम बदल गया, फसल की उत्पादन अच्छा हो रहा था लेकिन अचानक से क्या हो गया, पाला पड़ गया, या तेज़ आंधी आ गई, या भूकंप आ गया, तो क्या होगी, फसल हमारी नष्ट हो जाएगी। और जब फसल नष्ट हो जाएगी तो हमको क्या पैसे मिलेंगे क्या उसके, नहीं, यानी कि हमारा उत्पादन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उत्पादन में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। तो हमारी जो भूमि है वो उत्पादक होते हुए भी हमको उतना पैसा नहीं दे पाएगी जितना मिलना चाहिए था। तो इसका मतलब भूमि का उत्पादन क्या हो गया, घट गया। मान लो फसल तैयार हुई और तभी क्या हो गया, कीट पतंगों का प्रकोप आ गया। जैसे कई बार टिड्डी आक्रमण कर देती है फसलों पर, तो वो क्या करती है, फसल को नष्ट कर देती है। और जब ऐसा होता है तो फसल का उत्पादन क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, ऐसे ही अगला कारक है हमारा बीमारियों का आक्रमण। तो ये भी क्या करते हैं, फसल की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हमारे 6 कारक है, ठीक है, जिसमें हमने पहला पढ़ा था मृदा की उर्वरता, दूसरा देखा था मृदा की भौतिक दशा, तीसरा था मृदा की स्थिति, चौथा था उत्पाद की मांग, पांचवा भी हमने देखा ही है यातायात के साधन, और छठा है हमारा अन्य कारक। तो इस तरह से 6 कारक है, ये हमको क्या करने, ध्यान रखने हैं। ठीक, अगला है हमारा मृदा की उर्वरता और उत्पादकता में क्या अंतर है। ठीक, अब देखो, अभी तो देखने में शब्द एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अभी हमने बताया था कि उर्वरता का मतलब तो क्या है, भूमि के उपजाऊ होने से है, कि भूमि कितनी उपजाऊ है। और उत्पादकता का मतलब क्या है, पैसों से, यानी कि हमने कितना उससे लाभ प्राप्त किया है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने इसका अंतर लिखा है परिभाषा से। किससे लिखा है, परिभाषा से। देखो, उर्वरता का मतलब लिखा है हमने, इससे मतलब है पादपों को आवश्यक पोषक तत्व सही व उचित अनुपात में उपलब्ध हो। ठीक है, यानी कि मिट्टी में यदि पोषक तत्व आवश्यक रूप से और उचित अनुपात में उपलब्ध है, इसका मतलब हमारी मृदा क्या है, उर्वरक है। जबकि मृदा उत्पादकता क्या है हमारी, इसका मतलब क्या है, प्रति हेक्टेयर भूमि में कितनी फसल का उत्पादन हुआ है, या हम यूँ कह सकते हैं कि हमको कितना लाभ प्राप्त हुआ है। जितना ज़्यादा लाभ हमको प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगी, मृदा उत्पादकता कहलाएगी। यानी कि जितना ज़्यादा अधिक लाभ होगा उतनी अधिक मृदा क्या होगी, उत्पादक होगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम, मृदा उर्वरता की क्या की जा सकती है, प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है। यानी मिट्टी को ले जाते हैं प्रयोगशाला में, वहाँ पे उसकी जांच होती है कि मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व हैं और कौन से पोषक तत्वों की कमी है। तो जिन पोषक तत्वों की कमी होती है उसी हिसाब से हम उसमें खाद डालते हैं, जबकि जो उत्पादकता होती है उसकी जांच नहीं की जा सकती। उसकी जांच हम किससे कर सकते हैं, खेत में कितनी पैदावार हमने उत्पन्न की है, तो इसको तो हम जांच नहीं सकते, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मान लो फसल पक चुकी है और उसी समय पर टिड्डियों का आक्रमण हो गया या उसी समय पर पाला पड़ गया, तो क्या पैदावार उतनी होगी क्या, नहीं ना। तो इस चीज़ का पता पहले नहीं चलता, इसका मतलब हम इसकी जांच कर ही नहीं सकते कि मिट्टी उत्पादक है या नहीं है। ठीक है, तीसरा कारक है हमारा कि उर्वरक मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। अभी हमने कहा था कि मृदा उत्पादक है या नहीं ये उर्वरता पे निर्भर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मृदा उर्वरक है तो उत्पादकता भी अधिक हो। ठीक, तो ध्यान रखना है। जबकि जो उत्पादक मृदा होती है वो हमेशा क्या होगी, उर्वरक होगी। भाई फसल ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब वो मिट्टी उर्वरक तो है ही, लेकिन यदि मिट्टी उर्वरक है तो हमारा उत्पादन कम भी हो सकता है। हमने कहा था अभी, यदि मान लो कोई कारक आ जाता है तो वो मृदा की उत्पादकता को क्या करेगा, घटा देगा। तो ध्यान रखना है कि जो उर्वरक मृदा है वो उत्पादक हो भी सकती है और नहीं, लेकिन जो उत्पादक मृदा है वो हमेशा क्या होगी, उर्वरक होगी। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा कारक। चौथा कारक है हमारा इसमें कि जो मृदा उर्वरता होती है वो उत्पादकता का ही एक प्रमुख अंग है। यानी कि हम कह रहे हैं ना कि उत्पादकता ज़्यादा है, इसका मतलब मृदा क्या है, हमारी उर्वरक है। ठीक, इसलिए जो उर्वरता है वो हमारी उत्पादकता का ही एक अंग है। जबकि जो उत्पादकता है वो क्या है, एक व्यापक शब्द है। व्यापक इसलिए है क्योंकि देखो,
उर्वरता इसी में इंक्लूड हो गई, यानी मिट्टी हमारी उर्वरक है तो उत्पादक होगी, ठीक है। लेकिन उत्पादकता को प्रभावित यदि बाह्य कारकों ने कर दिया तो मिट्टी उर्वरक होते हुए भी उत्पादक नहीं होगी। इसलिए जो हमारा उर्वरता जो शब्द है वो एक व्यापक शब्द है, उसका अर्थ तो हम लगा सकते हैं लेकिन हम उसकी जांच नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये 4 अंतर है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक। हमने मुख्य मुख्य अंतर लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा मृदा क्षरण, यानी कि सॉइल इरोजन। क्या है? सॉइल इरोजन। इसी का नाम है मृदा अपरदन और इसी का नाम है मिट्टी का कटाव। यानी कि मृदा अपरदन कहो या मिट्टी का कटाव कहो या मृदा क्षरण कहो, तीनों ही क्या है हमारे एक ही बात है। और इससे अच्छा है आप एक अंग्रेजी का शब्द याद रख लीजिए, इरोजन, ठीक। तो सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे कि सॉइल इरोजन क्या होता है। तो सबसे सरल परिभाषा है इसकी, मिट्टी का कटाव क्या है। देखो मिट्टी का कटाव क्या होता है? मिट्टी का कटना। मिट्टी के कटने से क्या मतलब है कि मिट्टी की जो उपजाऊ सतह होती है उसका क्या होना? बह जाना, वही क्या है? मिट्टी का कटाव। तो यहाँ देखो हमने परिभाषित किया है कि मिट्टी की ऊपरी सतह का पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना ही क्या कहलाता है? मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव, ठीक। वापस देखिए, भूमि की ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। और ये क्या कहलाएगा? हमारा मृदा क्षरण। तो हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं और अच्छे से कि मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटकर दूसरी जगह जाने की क्रिया ही क्या कहलाएगी? मृदा क्षरण। यानी कि मिट्टी हमारी जिस जगह है वहाँ से खिसक के क्या होगी? दूसरी जगह चली जाएगी और यही हमारा क्या कहलाएगा? मृदा क्षरण कहलाएगा, ठीक है। अब देखो ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है। आपको पता है कि खेतों में फसल उत्पादन होता है, इसका मतलब खेतों में तो मिट्टी का कटाव होता ही है, लेकिन इसके अलावा ऐसी जगह पर भी ये होता है जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं लगा हो, ना घास हो, यानी खाली मिट्टी मिट्टी हो। तो वहाँ की मिट्टी भी क्या होती है? पानी के साथ कटकर या हवा के साथ बहकर आगे चली जाती है और ये भी क्या होता है? मृदा अपरदन। आपने देखा होगा जैसे ये समतल है, ठीक, यहाँ पे मान लो ये मिट्टी है बहुत सारी, हवा चलेगी तो ये मिट्टी शिफ्ट होके क्या हो जाएगी? किसी दूसरी जगह पे जाके कई बार ऐसे ढेले का निर्माण कर लेती है। तो क्या हुआ? यहाँ की मिट्टी बह गई ना सारी, और कहाँ पे आ गई? यहाँ पर। तो ये अपने मूल स्थान से हटकर कहाँ पे आ गई? दूसरे स्थान पर आ गई। तो यही हमारा क्या है? मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव। अब देखिए कि जो इसरो की रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत का जो भूभाग है उसके लगभग 30% हिस्सा हमारा इसका शिकार है, यानी कि मिट्टी की अवनति का शिकार है, ठीक। और जिसका मुख्य कारण क्या है? मृदा अपरदन, यानी मृदा अपरदन ही है भाई। 30% भूमि पे क्या होता है? मृदा अपरदन होता है। वहाँ पर क्या होता है कि जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी होती है वो बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। जैसे देखिए यहाँ चित्र में देखिए, ये कोई खेत है। अब जैसे बरसात हुई तो ये जो ऊपर की मिट्टी थी ये बहकर यहाँ से निकल गई, यहाँ से बह गई, ठीक। और यहाँ से बहकर कहाँ चली जाएगी? निचले स्थानों में जाकर जमा हो जाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन, ठीक। अब देखिए आगे हम कह रहे हैं कि मृदा क्षरण की जो प्रक्रिया है उसमें क्या हो रहा है कि एक जगह की मिट्टी उठ के दूसरी जगह पे जा रही है, यही कह रहे हैं, ठीक है। और उसी को हम नाम दे रहे हैं मिट्टी का कटाव। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक तरफ तो मिट्टी का क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है, और दूसरी जगह क्या हो रहा है? मिट्टी का निर्माण हो रहा है। तो यह प्रक्रिया क्या होती है? मृदा निर्माण और विनाश की जो क्रिया होती है उसको सदैव किस में रखती है? साम्य में रखती है, ठीक। यानी कि एक तरफ मृदा का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ क्या होता है? मृदा का विनाश। तो जहाँ से मिट्टी हटके जाएगी वहाँ तो क्या होगा? विनाश। और जहाँ पे जाके इकट्ठी होगी वहाँ पर क्या होगा? मृदा का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ? हानि हुई क्या? नहीं। लाभ हुआ क्या? नहीं। तो इससे कोई विशेष प्रकार की ना तो हानि होती है, ना ही इससे कोई लाभ होता है, लेकिन इसको हम रोक नहीं सकते। हवा चलेगी तो हवा को हम रोक नहीं सकते, बरसात होगी तो बरसात को हम रोक नहीं सकते। तो ये जो होता है मिट्टी का कटाव,
इसको मनुष्य के द्वारा रोका नहीं जा सकता। कुछ ही स्थितियाँ हैं जहाँ पर रोका जा सकता है। जैसे देखिए, हमने यहाँ एक चित्र ड्रॉ किया है, इसमें देखो बारिश हुई, ठीक, तो ये देखिए पूरी सड़क टूट गई यहाँ से, यानी कि ये सारी की सारी मिट्टी यहाँ से कट गई और इस पानी के साथ क्या हुआ, बह गई। यहाँ से कटकर पूरी मिट्टी बह गई। ये सड़क ऐसे बनी हुई थी, तो यहाँ ऊपर की जो इतनी मिट्टी थी वो सारी की सारी बहकर कहाँ चली गई, पानी के साथ चली गई। तो इस जगह तो क्या हो गया, मृदा का विनाश। क्या हो गया यहाँ पे, तो विनाश। और इस पानी के साथ जाके जहाँ पे इकट्ठी होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, मृदा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। मृदा के अपरदन से ना तो हमको लाभ होता है ना हमको हानि होती है, क्योंकि मिट्टी यहाँ पर एक स्थान से उठकर कहाँ चली गई है, दूसरे स्थान पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। मृदा क्षरण के प्रकार, यानी कि जो मिट्टी का जो कटाव है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक, अब देखिए मुख्य रूप से तो ये हमारा 2 प्रकार का है। सबसे पहला तो हमारा है प्राकृतिक क्षरण, यानी कि जो ऑटोमेटेड होता है, और दूसरा है हमारा त्वरित क्षरण, जो कि मनुष्य के द्वारा किया जाएगा। दूसरा कौन सा है हमारा, त्वरित क्षरण। तो प्राकृतिक क्षरण होता है प्रकृति के द्वारा, तो ये वाला जो क्षरण है वो किसके द्वारा होगा, प्रकृति के द्वारा स्वयं होगा, यानी कि इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होगा। तो किससे होगा, ये प्रकृति के द्वारा जो चलती है हवा और पानी, ये प्राकृतिक क्रियाएं दोनों ही, हवा और जल। तो हवा और जल के द्वारा मृदा का क्या होता है, क्षरण होता है, और वो हमारा कहलाता है प्राकृतिक क्षरण। कैसे होता है, जैसे देखो बारिश हुई है, तेज़ी से बारिश हुई है तो मिट्टी का कटाव होगा। तेज़ हवा चल रही है तो भी एक स्थान से उड़कर मिट्टी कहाँ चली जाएगी, दूसरे स्थान पर चली जाएगी। ठीक, अब आगे देखिए कि ये जो क्रिया हो रही है हमारी, एक स्थान से उड़कर मिट्टी जाना, दूसरे स्थान पर जमा होना, अभी पढ़ लिया हमने कि इस प्रकार की जो क्रिया में ना तो हमारी हानि होती है ना लाभ होता है, क्योंकि एक स्थान से मिट्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ क्या होता है, उसका विनाश होता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में हमें कोई ऐसे विशेष प्रकार की हानि नहीं होती। ठीक है, जैसे मान लो तेज़ बारिश हो रही है, तो तेज़ बारिश के कारण क्या होगा, मिट्टी का क्या होगा, कटाव होगा, और कटाव होगा तो मिट्टी कहाँ जाएगी, दूसरे स्थान पर बहकर या उड़कर चली जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा पहला हो गया प्राकृतिक क्षरण। ध्यान रखना है, प्रकृति के द्वारा होता है तो प्राकृतिक क्रियाएं 2 हैं हमारी, हवा और पानी, यानी या तो मिट्टी का कटाव हवा के द्वारा होगा या पानी के द्वारा होगा। दोनों ही क्रिया ऐसी है जिन पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं है, यानी कि ये जो क्रिया है इस पर हमारी मनुष्य के द्वारा कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। ये कटाव यदि होना है तो होगा ही। ठीक, दूसरा है हमारा त्वरित क्षरण। दूसरा कौन सा है, त्वरित क्षरण, इसको कहते हैं एसिलरेटेड इरोजन। तो ये किया जाता है मनुष्यों के द्वारा। अब मनुष्य कैसे करेंगे, देखो जो हमारे खेत हैं उनमें जो वनस्पति उगी हुई होती है उनको क्या होता है, या तो पशु चढ़ जाते हैं या मनुष्य क्या करता है, खुद खोद देता है या जोत कर उसको समाप्त कर देता है। तो जब वो ख़त्म हो जाएगी तो मिट्टी क्या हो जाएगी, हमारी प्लेन हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि उसको जकड़ कर रखने के लिए हमारे पास कोई भी पेड़ नहीं लगा हुआ है। इसलिए जब हवा आएगी या तेज़ पानी बरसेगा तो ऊपर की जो मिट्टी है वो बहकर क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होगा तो क्या होगा भाई, ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारी जो मिट्टी थी उसकी ऊपर की जो उपजाऊ सतह है वो क्या हो गई, बह गई। ठीक है, और धीरे धीरे अगर ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी तो वो जो भूमि है वो हमारी क्या हो जाएगी, बंजर भी हो सकती है। जैसे देखो ये खेत है, ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर पशु पक्षी चर गए तो ये बिल्कुल खाली हो गया। ठीक, अब तेज़ हवा चली तो यहाँ से बहकर मिट्टी यहाँ आकर इकट्ठी हो गई, इधर से बहकर इधर आकर इकट्ठी हो गई। तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे ये जो पूरा एरिया है वो क्या हो जाएगा, हमारा बंजर हो जाएगा, और ये जो एरिया है वो हमारा फसल उगाने के लायक नहीं रहेगा। ठीक, तो ध्यान रखना है कि जो हमारा ये कारक है त्वरित, इसमें क्या होता है, मनुष्य खुद अपने हाथों से जानबूझकर मिट्टी का क्या करता है, क्षरण करता है, यानी कि मिट्टी को इस तरह की कर देता है कि मिट्टी का क्षरण हवा या पानी के द्वारा होगा ही होगा। अब देखिए हमारा जो मिट्टी का कटाव है, अभी हम बात कर रहे हैं बार बार
जलवायु जलवायु। तो हमारा जो मिट्टी का कटाव है वो विशेष रूप से इन दो शक्तियों के द्वारा होता है, या तो जल के द्वारा या वायु के द्वारा। ठीक है, जल के द्वारा होगा तो पानी के साथ मिट्टी बह जाएगी, और यदि वायु के द्वारा होगा तो मिट्टी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। ठीक है, तो दो विशेष रूप से शक्ति कौन सी हो गई, पहली हो गई जल और दूसरी हो गई हमारी वायु। ठीक, अब हम इन दोनों के द्वारा पढ़ेंगे कि जल के द्वारा क्षरण किस तरह से होता है। तो सबसे पहला है हमारा जल के द्वारा क्षरण। ठीक है, आप देखिए जल के द्वारा क्षरण क्या हो गया कि जब बरसात होगी तो बरसात के पानी के साथ जो हमारी मिट्टी है, खेत की सतह की मिट्टी है, वो क्या होगा, बहकर दूसरी जगह चली जाएगी। तो यही क्या हो गया, जलीय क्षरण हो गया। तो देखिए इसकी परिभाषा लिखी हमने, जल के द्वारा खेत की ऊपरी सतह की मृदा के कटकर बहने की क्रिया को क्या कहते हैं, जलीय क्षरण कहते हैं। ठीक, ये 4 प्रकार का होता है, यानी कि 4 तरह की प्रक्रिया इसमें संभव है। देखिए सबसे पहले है इसमें स्प्लैश इरोजन, इसको कहते हैं हम बौछार क्षरण, यानी कि बूंदों के द्वारा होने वाला क्षरण। दूसरा है हमारा शीट इरोजन, शीट को बोलते हैं हम परती क्षरण। क्या बोलते हैं, परती क्षरण। ठीक, तीसरा है हमारा रिले इरोजन। तीसरा कौन सा है हमारा, रिले इरोजन, इसको हिंदी में भी हम रिले इरोजन ही कहेंगे, यानी कि रिले क्षरण। और चौथा है हमारा गुल्ली इरोजन, इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम अवनालिका अपरदन। क्या बोलेंगे, अवनालिका क्षरण। तो इस तरह से हमारा 4 हो गया, पहला हो गया बौछार, दूसरा हो गया परत, तीसरा हो गया रिले और चौथा हो गया अवनालिका। अब एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बौछार क्षरण क्या होता है। ठीक, सबसे पहले देख रहे हैं हम कि बौछार क्षरण क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले चित्र देखिए, चित्र में ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मान लो तेज़ी से हमारी बूंद मिट्टी में गिरती है, तेज़ी से क्या हो रहा है, बूंदें गिर रही हैं, तो जैसे ही बूंद गिरेगी तो वहाँ की मिट्टी को हटाएगी, तो मिट्टी क्या होगी, हट गई यहाँ से। ये वाली बूंद यहाँ गिरी तो यहाँ की मिट्टी को हटाएगी, ये बूंद यहाँ गिरेगी तो यहाँ की मिट्टी को हटाएगी। तो जैसे जैसे धरती पे बूंदें गिरेंगी वो उस मिट्टी को क्या होगी, हटाएगी, और ये मिट्टी क्या होगी, ज़मीन के साथ जो जुड़ाव था उसकी वजह से क्या हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, और पानी के साथ मिट्टी क्या होगी, हमारी बह जाएगी। यानी कि ऊपरी जो उपजाऊ मृदा थी वो क्या हो गई, बह गई। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा बौछार क्षरण। देखिए तेज़ बारिश के दौरान जिस ऊर्जा के साथ, यहाँ ऊर्जा से मतलब है तेज़ी के साथ, क्या मतलब है, तेज़ी के साथ, तो जिस ऊर्जा के साथ बारिश भूभाग पर गिरती है उसके कारण भूभाग से मिट्टी के टुकड़े क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एवं तलछट के नीचे ढलान की तरफ खिसकने लगते हैं। भाई जिस सतह से वो अलग होंगे उससे नीचे की तरफ वो जाएंगे, और इसे ही क्या कहते हैं हम, बौछार क्षरण। ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। हमारा दूसरा है परत क्षरण। दूसरा कौन सा है, शीट इरोजन, यानी कि परत क्षरण। इसमें क्या होगा, देखिए ये देखिए डायग्राम देखिए, इसमें क्या होगा, जब बरसात होगी, जब हमारी बरसात होगी तो मिट्टी की पूरी लेयर एक साथ जाएगी। देखो ये पूरी लेयर एक साथ खिसक रही है, यहाँ से देखो पूरी की पूरी लेयर क्या हो रही है, एक साथ खिसक रही है। तो इस वाले इरोजन में क्या होगा, हमारी जो मिट्टी की पूरी परत है वो एक साथ खिसकेगी। ठीक, अब देखो इस क्षरण में क्या होता है, समतल भूमि में होता है, पहली बात तो। दूसरा इसमें क्या होगा, ऊपरी सतह, मिट्टी की जो ऊपरी सतह है वो वर्षा जल के साथ पानी में बह जाती है, बह जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊपरी सतह हमारी क्या होती है, सबसे उपजाऊ होती है। इसका मतलब खेत की उपजाऊ मृदा क्या हो गई, बह गई। अब इसको हम देख नहीं सकते, हमें पता भी नहीं चलता कि ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी हमारी बह जाती है, लेकिन ये क्या होगा, हमारी भूमि के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक, तो कोई सा भी क्षरण हो हमारा, चाहे हमारा बौछार क्षरण हो, या हमारा परती क्षरण हो, या हमारा रिले इरोजन हो, अभी पढ़ेंगे, चाहे हमारा लास्ट वाला है अवनालिका अपरदन वो हो, चारों में ही बहुत नुकसान होता है और हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घट जाती है। उर्वरक क्षमता घटेगी तो उपजाऊ क्षमता अपने आप घट जाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, परती क्षरण। ठीक, समझ में आ गया।
चलो आगे देखते हैं। तीसरा है हमारा रिल क्षरण। तीसरा हमारा क्या है? रिल क्षरण। अब रिल क्षरण में क्या होगा, देखिए चित्र में, देखिए इसमें, ये हमारा क्या है? रिल क्षरण है। तो दिख रहा है आपको, बरसात के पानी की वजह से बीच में क्या बन गई है? छोटी छोटी नालियाँ बन गई हैं। तो ये नाली बन गई एक, तो एक यहाँ बन गई, ठीक। इस तरह से इधर भी बनी हुई है, ठीक। तो रिल क्षरण में क्या होगा, हमारे खेतों में छोटी छोटी नालियाँ बन जाएंगी और ये नालियाँ क्या होंगी? धीरे धीरे चौड़ी होंगी, और चौड़ी होंगी तो क्या होगा? उस जगह से मिट्टी का क्या होगा? कटाव होगा, यानी उस जगह की उपजाऊ मृदा क्या होगी? पानी के साथ बह जाएगी, और बहकर क्या कहाँ चली जाएगी? अपने निचली हिस्सों में। बस ये हो सकता है कि भाई वापस से अगर हम इसकी जुताई कर दें तो ये खेत वापस प्लेन हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? वापस से इसकी रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वापस से इसको, तो देखिए जिन खेतों में ढाल पाया जाता है, जिन खेतों में क्या होता है? ढाल, तो जो पानी होता है वो किधर बहेगा? ढाल की तरफ बहेगा, यानी नीचे की तरफ आएगा। तो क्या होगा? छोटी छोटी क्या बन जाएंगी? नाली बन जाएंगी। और ये नाली क्या होंगी? जैसे जैसे पानी का बहाव बढ़ेगा वैसे वैसे ये नालियाँ क्या होती जाएंगी? चौड़ी हो जाएंगी। और जब ये नालियाँ चौड़ी हो जाएंगी, तो यदि हमारी ये नालियाँ खेती वाले भाग में है, कहाँ पर है ये हमारी नालियाँ? खेती वाले भाग में है, तो क्या होगा? उपजाऊ मिट्टी का कटाव होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, रिले में क्या होती है? नालियाँ बनती हैं, और नालियाँ क्या होती है हमारी? थोड़ी ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, कम चौड़ी होती हैं और कम गहरी होती हैं। इसलिए इनको वापस से भूमि की जुताई करके इनको समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया रिले अपर्दन। नेक्स्ट है हमारा अवनालिका क्षरण, यानी अवनालिका अपर्दन, ठीक। गुली इरोजन, ये भी हमारा क्या है? रिले अपर्दन के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होती है? हमारी नालियाँ और भी ज़्यादा गहरी होती है। ये देखिए पूरा एक भूभाग क्या होता है? इसकी चपेट में आता है। तो ये देखना गहरा गड्ढा हो गया, ठीक है। कई बार तो इसकी वजह से खाइयों का निर्माण भी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अवनालिका क्षरण है वो क्या है? रिल क्षरण की बढ़ती हुई अवस्था है, यानी कि जब रिल क्षरण के द्वारा बनाई गई नालियाँ क्या होती है? बहुत ज़्यादा चौड़ी और गहरी हो जाती है। तो क्या होगा? मिट्टी की ऊपरी परत के साथ नीचे की मिट्टी भी क्या होती है? कटने लग जाती है। और जब नीचे की मिट्टी भी कटने लग जाएगी तो क्या होगा? बड़े बड़े नालों का निर्माण हो जाएगा, और जिसे क्या कहेंगे? अवनालिका या नालीदार क्षरण, जैसा कि हमने चित्र में देखा है, ठीक है। और ये जो हमारी नालियाँ होती हैं ये जुताई के द्वारा समाप्त नहीं होती, ठीक। इसका मतलब यदि खेत में अवनालिका अपर्दन की वजह से नालियों का निर्माण हो गया है तो आप उस भूमि को वापस से समतल नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें आपको नई मिट्टी लाकर डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये हमारे 4 प्रकार के क्षरण हो गए। पहला हो गया बौछार क्षरण, दूसरा हो गया परत क्षरण, तीसरा हो गया रिल क्षरण, और चौथा हो गया हमारा अवनालिका क्षरण। अब देखेंगे हम अगला, जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम 4 या 5 कारक पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला कारक कौन सा है। तो सबसे पहला कारक है हमारा जलवायु। सबसे पहला कारक कौन सा है हमारा? जलवायु, ठीक है, क्लाइमेट। तो जलवायु के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या होती है जलवायु? वर्षा की कम मात्रा या अधिक मात्रा और तापमान, ये तीनों चारों चीज़ें हमारी किस में शामिल है? जलवायु में शामिल है। तो देखो जलवायु जल क्षरण को किस तरह से प्रभावित करती है। तो हमने यहाँ लिखा है देखो कि वर्षा की मात्रा, गहनता तथा तापक्रम का मृदा के क्षरण पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये तीनों ही क्या बनाती है? हमारी जलवायु का निर्धारण करती है। वर्षा की मात्रा, वर्षा की तेज़ी या कमी और तापक्रम, ये तीनों क्या बनाती है? जलवायु को मेंटेन करती है। तो यदि मान लो वर्षा की गहनता यानी वर्षा की तीव्रता और वर्षा की मात्रा दोनों ही क्या है? ज़्यादा हैं, यानी वर्षा बहुत तेज़ी से हो रही है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, तो हमारा जो क्षरण है वो क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, यदि मान लो हमारी जो वर्षा है वो गहनता उसकी है वो क्या है? कम है, यानी कम तेज़ी से हो रही है और थोड़े समय के लिए हो रही है, तो जो क्षरण है वो भी क्या होगा? हमारा कम होगा, ठीक है। और तीसरा है हमारा, यदि मान लो वर्षा की जो गहनता है वो कम हो, वर्षा की गहनता है वो क्या हो? कम हो,
और वर्षा अधिक समय के लिए हो तो अभी क्या होगा, क्षरण कम होगा। आपने देखा होगा कभी कभी रिमझिम बरसात होती है, धीरे धीरे होती रहती है, तो हम क्या कहते हैं कि ये फसलों के लिए उपजाऊ है, क्योंकि उससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है, बल्कि जो खेत है वो क्या करते हैं, उस पानी को एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो आपको पता है मिट्टी में अंदर जब पानी जाएगा तो वो क्या करेगा, मिट्टी को उपजाऊपन को बढ़ाएगा, इस तरह से। ठीक है, अगला है हमारा इसमें तापमान का। तो देखिए यदि मान लो तापमान बहुत ही ज़्यादा है, तापमान बहुत ही ज़्यादा है तो क्या होगा, भूमि और जो चट्टान है उनमें क्या होगी, टूट फूट अधिक होगी, और अधिक होगी तो क्या होगा, वो अपने मूल गुणों को, जो चट्टान और जो भूमि है उनके जो मूल कण है या उनका जो मूल गुण है वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। कैसे, उनके जो मूल गुण है यानी उनके रासायनिक और जो भौतिक गुणधर्म है वो क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, और जब परिवर्तित हो जाएंगे तो उससे क्या होगी, हमारी क्षरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, अधिक तापमान से क्षरण क्या होता है, हमारा अधिक होता है। ठीक, तो अधिक तापमान भी हमारी मिट्टी के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। सेकंड है हमारा स्थलाकृति। सेकंड क्या है हमारा, टोपोग्राफी। हमने पहले पढ़ा है टोपोग्राफी क्या होती है, यानी कि स्थल की आकृति हमारी क्या है, वो हमारी क्या कहलाती है, टोपोग्राफी। अब देखिए ढलान युक्त भूमि है या पहाड़ी क्षेत्र, हमारा ढलान युक्त भूमि है या पहाड़ी क्षेत्र है, तो अभी हमने पढ़ा था कि ढलान युक्त भूमि में कौन सा पर्दन होता है, हमारा रिले। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो पानी है वो आसानी से कटकर नीचे की तरफ आ जाता है, तो इसका मतलब ऐसे क्षेत्रों में जो क्षरण है वो क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा, जबकि जो समतल भूमि है उस पर जो क्षरण है वो हमारा क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। तो ध्यान रखना है, ढलान युक्त भूमियों में रिले क्षरण होता है, इसलिए वहाँ पर जो क्षरण है वो क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा, और जो समतल भूमि है वहाँ पर क्षरण हमारा क्या होगा, अपेक्षाकृत कम होगा। ठीक है, अगला है हमारा मृदा गुण। क्या है, मृदा गुण। मृदा के गुणों से मतलब है कि मिट्टी के कणों का आकार कैसा है, मिट्टी चिकनी है या दोमट है या बलुई है। तो देखिए जो हमारी बलुई मिट्टी होती है वो पानी को क्या करती है, कम सोखती है। ठीक है, पानी को कम सोखती है, इसका मतलब मिट्टी के जो कण हैं वो एक दूसरे को आपस में जो बांधने की क्षमता है, मिट्टी के जो कण हैं उनको आपस में जो बांधने की क्षमता है वो क्या होती है, कम है। यदि कोई मिट्टी पानी को कम सोखती है, इसका मतलब उनके कणों के बीच में स्थान ज़्यादा है। अब यदि ऐसा है तो क्या होगा, ये आसानी से पानी या हवा के द्वारा क्या होगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, जबकि हमारी मटियार भूमि यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें जो कार्बनिक पदार्थ है वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक है, अब जब कार्बनिक पदार्थ अधिक होंगे तो उसमें क्या होगा, मिट्टी को बांधे रखने की जो क्षमता है वो क्या होगी, अधिक होगी। मिट्टी को बांधे रखने की क्षमता क्या होती है, इनकी अधिक होती है, जिससे इनकी जल अवशोषण की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, और ये अधिक होगी तो हमारा जो मृदा का कटाव है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि कण आपस में एक दूसरे को तेज़ी से बांधे हुए हैं, और यदि तेज़ी से बांधे हुए हैं तो जब हवा चलेगी या पानी बहेगा या तेज़ी से बरसात होगी तो मिट्टी का कटाव क्या होगा, हमारा कम होगा। तो इस तरह से ये हमारा हो गया दूसरा कारक। ठीक है, चौथा कारक है हमारा वनस्पति का प्रभाव, कि वनस्पति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने पहले बात की थी कि यदि मान लो भूमि हमारी पेड़ों से आच्छादित है या घास से आच्छादित है, ठीक है, यदि ऐसा है तो वो क्या करती है, मिट्टी को बांधे रखती है। ठीक, इसके अलावा जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो भी क्या करती हैं, वर्षा की बूंदों को ज़मीन पर सीधे गिरने से रोकती है। पहले अपने पे ऊपर ले लेगी और फिर वो धीरे धीरे पानी नीचे गिरता रहेगा। तो देखिए पेड़ पौधे व मृदा की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है तथा पेड़ों की पत्तियां वर्षा की बूंदों को ज़मीन में गिरने से पहले ही रोक देती है, जिससे क्या होता है, मृदा क्षरण के मान में कमी आ जाती है। देखो अगर मान लो ये बूंदें सीधी गिरे तो हमारे क्या होगा, अगर मान लो ये बूंदें सीधी गिरे तो क्या होगा, बौछार क्षरण पढ़ा है हमने अभी। ठीक है, अब पेड़ों की पत्तियां बीच में आ गई, ये पेड़ की क्या आ गई बीच में पत्ती, तो ये क्या करेगी, पहले इनको अपने ऊपर ले लेगी और फिर ये पानी बाद में नीचे गिरेगा, और जब बाद में नीचे गिरेगा तो मिट्टी का कटाव क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान रखना है कि वनस्पति का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा मानवीय कारक। अगला कौन सा है, मानवीय कारक। ठीक, मानवीय कारक में देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो है मनुष्य द्वारा खेती का सही तरीका नहीं अपनाना। मनुष्य को पता ही नहीं है कि खेती को किस तरह से करना है,
तो अभी मिट्टी का ज़्यादा क्षरण होता है। जैसे मान लो ढालूदार खेत है, ढालदार खेत है और वो वहाँ पर क्यारियाँ बना के खेती नहीं कर रहा है, वैसे ही सादा खेती कर रहा है, तो मिट्टी का क्या होगा, क्षरण ज़्यादा होगा। इसके अलावा दूसरा कारक है हमारा ढालू क्षेत्रों में ढाल की दिशा में खेती करना। अगर मान लो ढालू खेत है, अभी हमने बात की थी, और ढालू क्षेत्र में जिस तरफ ढाल है उसी दिशा में हम खेती कर रहे हैं, तो आप पता है पानी क्या होगा, ऐसे बहेगा। इनमें क्या है, खेती करने की अलग अलग पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं और उनके द्वारा इनमें क्या की जाती है, खेती की जाती है, ताकि मृदा का क्षरण कम हो। ठीक, इसके अलावा है खाद का प्रयोग किए बिना लंबे समय तक नदी किनारे खेती करना। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, हमने खाद का प्रयोग किया ही नहीं है और हम लंबे समय तक खेती कर रहे हैं, ठीक है, या नदी के किनारे खेती कर रहे हैं, तो बिना खाद का उपयोग किए बिना यदि हम खेती करेंगे लंबे समय तक और एक ही फसल को उगाएंगे, तो ये क्या होंगे, हमारे मिट्टी के कटाव को ज़्यादा करेंगे। क्योंकि आपको पता है अगर आप एक ही फसल को बार बार उगाओगे तो उसकी उर्वरक क्षमता क्या होगी, कम होगी। उर्वरक क्षमता कम होगी तो उत्पादकता भी क्या होगी, कम होगी। और जब मिट्टी में एक ही तत्व की कमी हो जाती है, मिट्टी में क्या होता है, जब एक ही तत्व की कमी होती है तो वो क्या करता है, उस मिट्टी के उपजाऊपन को कम कर देता है और उसकी जो भौतिक दशा है उसको भी क्या करता है, बदल देता है। और भौतिक दशा के बदलते ही मिट्टी का कटाव क्या होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है। तो इस तरह से ये कुछ 3-4 कारण थे जो क्या करते हैं, मानव के द्वारा किए जाते हैं। इनसे क्या होता है, हमारा जो जलीय क्षरण है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इस तरह से ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मृदा क्षरण की जैविक विधियाँ, ठीक है, इसके अलावा उसकी यांत्रिक विधियाँ पढ़ेंगे। फिर हम बीजों के बारे में अध्ययन करेंगे थोड़ा बहुत। तो कोशिश करेंगे हम अगले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।